हेलो एंड नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पैरामाउंट एकेडमी के ऑनलाइन से प्लेटफॉर्म पर, जहां पर मैं फैजान मंसूरी आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा। और हम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो IMU-CET, आप सभी को इसके बारे में पता है, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा मोशन इन वन डायमेंशन, यानी मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। हम थोड़ा सा पहले इसके बारे में समझते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। जो ये यूनिट है, इस यूनिट का नाम आता है काइनेमेटिक्स। इस यूनिट को हम क्या बोलते हैं? काइनेमेटिक्स, ठीक है। काइनेमेटिक्स का मतलब क्या होता है? देखो, मोशन और रेस्ट भी हम समझेंगे, लेकिन यहां पर हम पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट चल रहा है, ठीक है। कैसे चल रहा है? हम क्या पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है ये हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। क्यों चल रहा है ये हम बाद में पढ़ेंगे, अभी कैसे पढ़ेंगे हम? कैसे चल रहा है, ठीक है। कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, कितनी स्पीड से चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है, ये हम अगली यूनिट में पढ़ते हैं, जिसको हम बोलते हैं मैकेनिक्स, ठीक है। NLM, फ्रिक्शन, ये सारी चीजें हम वहां पर पढ़ते हैं, ठीक है। चलो, हम स्टार्ट करने से पहले दो तीन चीजें समझते हैं, ठीक है। चैप्टर का नाम है, समझना है, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, यानी कि आप एक डायरेक्शन में चलोगे। कहां चलोगे? एक डायरेक्शन में, ठीक है। हम सबसे पहले अगर बात करें रेस्ट की, रेस्ट यानी कि ऑब्जेक्ट रुका हुआ है। अब समझ में तो आता है रेस्ट क्या होता है, लेकिन हम कैसे, फिजिक्स में हम इसको कैसे पढ़ेंगे रेस्ट के लिए? क्या कि ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि मान लो ये एक इंसान है, ये टी बराबर, मान लो कि ये 12:30 बजे, हालांकि टी बराबर 12:30 नहीं लिखते, लेकिन मान लो कि 12:30 बज रही थी, 12:30 हो रहे थे, और ये यहीं पर खड़ा था। और टी बराबर 12:35 पर भी ये यहीं पर खड़ा था, और इस टाइम इंटरवल के बीच में चला नहीं है, वहीं रुका हुआ है। यानी टाइम के साथ इसने अपनी पोजीशन चेंज नहीं करी, टाइम के साथ इसने अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करा। तो हम क्या कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है। ये ऑब्जेक्ट कहां पर है? रेस्ट पर। आया समझ में क्या कि ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम उसको क्या बोलते हैं? रेस्ट बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं इसीलिए मोशन की बात करूं, तो मोशन में हम क्या बात करेंगे कि ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी टाइम के साथ, टाइम के बढ़ते हुए उसने अपनी पोजीशन को चेंज करा। हो सकता है वो पहले कहीं और खड़ा था और बाद में कहीं और खड़ा है, ठीक है। टाइम के साथ उसने अपनी पोजीशन को चेंज करा, यानी ऑब्जेक्ट किसमें? मोशन में। जैसे मान लो कि ये इंसान यहां पर था 12:30 बजे, और यही इंसान 12:35 पर यहां आ गया, यही इंसान 12:40 पर यहां आ गया। तो इस टाइम इंटरवल में हमारा ऑब्जेक्ट चला है, और इसी चलने को हम क्या बोलते हैं? मोशन बोलते हैं, ठीक है। टाइम के साथ अगर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है तो वो रेस्ट पर है, और टाइम के साथ अगर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है तो वो मोशन में, ठीक है। आसान चीज है। हमारा जो काम है वो ज्यादातर रेस्ट से नहीं है, मोशन से। किससे? रेस्ट का भी हमें पता होना चाहिए कि रेस्ट क्या होता है, लेकिन क्या? मोशन में। एक बहुत अच्छी बात बताता हूं, गुप्त ज्ञान। गुप्त ज्ञान क्या? नो ऑब्जेक्ट इज एट एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? कंप्लीटली रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन। लेकिन ना तो कोई ऑब्जेक्ट हम कह सकते हैं कि कंप्लीटली रेस्ट पर है, ना ही हम कह सकते हैं कि ये कंप्लीटली चल रहा है, ठीक है। तो सर क्या कहेंगे? देखने का नजरिया क्या है? गंदा है। देखने का नजरिया, और इसी देखने के नजरिए को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। सर ऐसा क्यों कह रहे हो आप कि नो ऑब्जेक्ट इज एट एब्सोल्यूट रेस्ट और नो ऑब्जेक्ट इज एट एब्सोल्यूटली मोशन? समझना, देख, धरती माता हमेशा घूम रही है, तो यानी धरती माता मोशन में, और हम सब धरती माता के अंदर है तो हम भी मोशन में, ठीक है। हम थोड़ा सा इसको एग्जांपल के साथ समझते। मान लो कि तुम, एक सेकंड रुको, ठीक है। मान लो कि तुम एक
कार में बैठे हो, ट्रैक हो गई ये तो समझना अच्छे से। ये तुम बैठे हो और ये एक तुम्हारा दोस्त बैठा, ठीक है। ये तुम हो, मैं हूं, मान लो फैजान मंसूरी, और ये सुंदर कन्या, ठीक है, कोई एक सुंदर कन्या, ठीक है। और यहां पर तुम आए हो, झंडू बाम, यू आर झंडू बाम, ठीक है। ये ग्राउंड है, ऐसे खड़ा है ये गाड़ी और इंसान यहाँ खड़ा है, ठीक है। अब ये गाड़ी आगे चल रही है। अब जब गाड़ी आगे चल रही है तो मैं भी आगे चल रहा हूँ गाड़ी के साथ साथ, हाँ या ना, मैं भी गाड़ी के साथ आगे चल रहा हूँ, सुंदर कन्या भी आगे चल रही है। और आप कहां पर हो, रेस्ट पर हो। आप कहां पर हो, रेस्ट पर हो। अब सुनना मेरी बात अच्छे से, मेरे लिए जो सुंदर कन्या है वो रेस्ट पर है क्योंकि वो तो रुकी हुई है, वो तो कहीं नहीं जा रही है। सुंदर कन्या के लिए मैं जो हूं वो रेस्ट पर हूं। बिल्कुल सही बात है, हम दोनों आपस में बातें कर रहे हैं, ऐसा नहीं है ना कि टाइम के साथ हम दोनों दूर होते जा रहे हैं, सेम डिस्टेंस पर बैठे। लेकिन झंडू बाम के लिए मैं भी और सुंदर कन्या भी किसमें है, मोशन में। तो एक ही इंसान, मैं, यानी कि मैं अगर मेरी बात करूं तो सुंदर कन्या के लिए मैं रेस्ट पर हूं और झंडू बाम के लिए मैं मोशन में हूं, हाँ या ना। तो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, वापस से अगर समझ नहीं आ रहा पीछे करके फिर समझना, हालांकि मैं समझा रहा हूं, एक ही ऑब्जेक्ट एक इंसान के लिए रेस्ट पर भी हो सकता है और एक इंसान के लिए मोशन में भी हो सकता है। सर कैसे पता चलेगा, देखने के नजरिए से, ठीक है, कि आप कहां से देख रहे हो, ठीक है। कहां से देखते हैं हम, फ्रॉम ऑब्जर्वर्स आई, फ्रॉम ऑब्जर्वर आई। ऑब्जर्वर यानी कि तुम देख रहे हो, तुम ऑब्जर्वर हो, ठीक है। और इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कि आपकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या, आप किस रेफरेंस से, किस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख रहे हो। समझ में आया क्या बोल रहा हूं। अगर आप ग्राउंड पर खड़े और सामने किसी ऑब्जेक्ट चल रहा तो आपके लिए मोशन में, लेकिन ऑब्जेक्ट के अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा तो वो दोनों एक दूसरे के लिए किस में आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। क्लियर है मेरी बात, वो दोनों किस में आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। और इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी कि देखने का नजरिया, ठीक है। समझ में आया। तो एक ऑब्जेक्ट एक इंसान के लिए मोशन में भी हो सकता है और एक ऑब्जेक्ट एक इंसान के लिए रेस्ट पर भी हो सकता है, ठीक है मेरी बात। चलो ठीक है, ये थोड़ा सा बेसिक था जो हमें पता होना चाहिए। इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो सबसे पहला हम क्या पढ़ेंगे, डिस्टेंस। व्हाट डू यू मीन बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस। और अगला यहीं पर क्या पढ़ेगा, डिस्प्लेसमेंट। 9th क्लास से पढ़ता आ रहा है, हमें चीजें समझ में आएगी। डिस्टेंस में अगर मैं बताऊं तो डिस्टेंस में हम क्या पढ़ेंगे, द एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन इट्स जर्नी। यानी पूरी जर्नी में वो जितना भी चला उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि मान लो तुम्हारा घर है, ये अपने दोस्त का घर है, ये तुम्हारी एक सुंदर सी गर्लफ्रेंड का घर है और ये तुम्हारी बीवी का घर है। सिर्फ दो दो, ये तुम्हारा घर है, ठीक है, पहला घर, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। समझना अच्छे से, बहुत आसान है, समझ में आ जाएगा, ठीक है। मान लो तुम्हें जाना कहां से, एक से जाना है दो, एक से कहां जाना है दो, लेकिन तुम गए कैसे, पहले एक से तीन पर गए, कुछ काम करा, फिर तीन से चार पर गए और चार से एक पर चले, दो पर चले गए। यानी तुम गए कैसे, एक, एक से तुम कहां गए, तीन, तीन से तुम कहां गए, चार, और चार से कहां चले गए, दो। अब मान लो कि ये चलना पड़ा 20 मीटर, ये चलना पड़ा 30 मीटर और ये चलना पड़ा 10 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस में ऐड कर दो, 20 पहले चले, फिर 30 चले 50 और फिर 10 चल गए, तो कितना चले 60 मीटर। कितना चल गए, 60 मीटर, ठीक है। समझ में आया। यानी अगर आप सारे कदम जोड़ो, एक्चुअल लेंथ जोड़ो कि आप कहां से कहां तक चले, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। क्लियर है मेरी बात। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्लियर है मेरी बात। जैसे मान लो वही वाला एग्जांपल वापस से, तुम्हारा घर, एक घर और एक और घर। क्लियर है, वही नंबरिंग, एक,
2 3 और 4। सेम एग्जांपल, जाना कहां से, 1 से 2, गए कैसे आप, सर 1 से पहले 3 पर गए थे, 3 से यहां 4 और यहां 4, लेकिन इनिशियल आपने चलना यहां से स्टार्ट करा था, फाइनल आप यहां पहुंच गए। जब हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे, अब डेफिनेशन पढ़ो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल यानी कि यहां से स्टार्ट करना एंड फाइनल पॉइंट और यहां बंद करना, यानी इसके बीच में एक स्ट्रेट लाइन खींचो और इसी रेड वाले को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। हमें नहीं मतलब कि हमारा ऑब्जेक्ट कौन से रास्ते से गया, हमारा ऑब्जेक्ट कौन से रास्ते से गया हमें नहीं मतलब, आपको ग्वालियर से चलना है और आगरा जाके रुक जाना है, ग्वालियर से चलना है और आगरा जाके रुक जाना, हमें नहीं मतलब कि आपने कौन सा रास्ता लिया, गांव देहात का रास्ता लिया, 8 लेन ली, 4 लेन ली, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। आप चलना कहां से स्टार्ट करें, ग्वालियर से, और जाना कहां है, आगरा, तो उन दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो क्या होगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट होगा। क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है मेरी बात। अगर मैं बात करूं तो दोनों की यूनिट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दोनों की यूनिट क्या होती है, मीटर। एसआई यूनिट की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है बेटा, एसआई यूनिट की। दोनों की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर। ठीक है, दोनों की एसआई यूनिट क्या अपनी, मीटर है। क्लियर है, दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है। चलो, दोनों की एसआई यूनिट क्या है, मीटर। लेकिन याद रखना कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि इसमें हमें डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है कि ऑब्जेक्ट हमारा कौन सी डायरेक्शन में चल रहा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब बात मैं डिस्प्लेसमेंट की करूंगा तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, यानी इसमें हमें डायरेक्शन का पता होना चाहिए, इसमें हमें डायरेक्शन का पता होना चाहिए, इसमें हमें डायरेक्शन का पता होना बिल्कुल जरूरी है, डायरेक्शन का पता होना चाहिए। ठीक है, वापिस से समझते हैं। डिस्टेंस मतलब सर एक्चुअल डिस्टेंस, आप मतलब एक्चुअल लेंथ आप जितना चले, कहां से चले, कितने कदम चले और कहां पहुंचो, सबको जोड़ लो तो डिस्टेंस मिल जाएगा। सर डिस्टेंस को आप किस में मेजर करते हो, मीटर में मेजर करते हो, और ये एक स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर। बस इतनी चीज याद रखना, इससे बाहर तुम्हारे पेपर में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, सवाल क्या आएगा वो भी मैं तुम्हें बता दूं। डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें तो इनिशियल और फाइनल के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, याद रखना डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगी। कैसी लाइन होगी बेटा, स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, हमेशा ये एक स्ट्रेट लाइन होगी। कैसी लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। क्लियर है मेरी बात, क्या बोल रहा हूं मैं, कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगी। इसको भी सर हम मीटर में मेजर करते हैं, ठीक है, किलोमीटर में भी तो कर सकते हैं सर, हाँ, लेकिन वो ऐसा यूनिट नहीं है। ठीक है, आप कर सकते हो, लेकिन आपको आंसर पूरी फिजिक्स में ऐसा यूनिट में देना रहता है। क्लियर है। उसके बाद सर ये एक वेक्टर क्वांटिटी, सर वेक्टर क्या, यानी इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट हमारा कौन सी डायरेक्शन में चल रहा है, ऑब्जेक्ट हमारा कौन सी डायरेक्शन में चल रहा है। मतलब क्या कि इसके और इसके बीच की डायरेक्शन क्या है, जैसे मान लो कि अभी के लिए तुम ऐसा समझ लो कि साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट में ये साउथ वेस्ट की तरफ चल रहा है। ठीक है, बाकी वेस्ट जैसा नहीं पढ़ेंगे हम, आईजे कैसे पढ़ते, आ रहा होगा समझ में, अच्छा पढ़ाता हूं मैं। चलो सर खुद की तारीफ, ऐसा ही है बेटा। ठीक है, अब देखो अगला टॉपिक क्या है हमारा, पहले हम कुछ सवाल करते हैं। सवाल पहला, चूज द करेक्ट बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, पहला, अच्छा याद रखना कि S का मतलब डिस्प्लेसमेंट है, अभी के लिए मैं बोल रहा हूं। S का मतलब क्या हो गया, S से हम डिस्प्लेसमेंट को S से बताते हैं, याद रखना। ठीक है, और D मतलब क्या हो गया, हमारा डिस्टेंस हो गया। डिस्टेंस को हम D से भी बताते हैं और X से भी बताते हैं। किससे बताते हैं, X से भी बताते हैं। अभी के लिए हम D मान रहे हैं। ठीक है, उसने बोला चूज द करेक्ट बेस्ट ऑप्शन। मैं लिख रहा हूं S इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू D, S इज ऑलवेज ग्रेटर देन D, S इज ऑलवेज स्मॉलर देन D, S इज ऑलवेज स्मॉलर देन इक्वल्स टू D। 4 ऑप्शन है, सोच के बताओ कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो हमेशा हमेशा ट्रू होगा, हमेशा ट्रू होगा। जल्दी से पॉज करो और आंसर बताओ, फिर वीडियो रिप्ले करना। ठीक है, कर लिया पॉज। चलो अब हम समझते इसका आंसर। देखो उसने बोला चूज द करेक्ट बेस्ट ऑप्शन। पहला वाला कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्टेंस, या फिर बराबर हो सकता है। बराबर वाला केस तो चलो ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कभी बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन ही क्या है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के अंदर का ही पार्ट है। डिस्प्लेसमेंट क्या कह रहा है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट। तो बड़ा कैसे हो सकता, तो पहला ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। क्लियर है मेरी बात, डिस्प्लेसमेंट बड़ा, ये भी गलत हो गया। ये हो रहा है कि डिस्प्लेसमेंट इज स्मॉलर देन डी। चलो हम मान लेते हैं अभी के लिए कि ये वाला ऑप्शन सही है, लेकिन डी ऑप्शन चेक करते हैं, क्योंकि उसने यहां पर एक चीज बोली बेस्ट ऑप्शन, तो एक ही चूज करना।
चौथा वाला कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस के बराबर हो सकता है या डिस्टेंस से छोटा हो सकता है। हाँ सर, ये वाला हमें थोड़ा सा लग रहा है कि सही साइड हमारा बैठे। क्यों? देख, अगर वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, कैसे चल रहा है ऑब्जेक्ट? स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल तुम यहां से निकले और यहां पर जाकर खत्म हो गए, 1 से 2, बीच में कहीं नहीं गए, ऐसे सीधे चले, तो तुम्हारा डिस्टेंस भी यही हो गया और डिस्प्लेसमेंट भी यही हो गया। Whenever object travels in a straight line, जब ऑब्जेक्ट सीधे रास्ते पर चलता है, जो कि हम कभी नहीं चलते, ठीक है, लेकिन मान लो कि ऑब्जेक्ट जब सीधी रेखा में चल रहा है, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होते हैं। समझ गए? तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर हो सकता है या फिर उससे हमेशा छोटा होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। याद रखोगे, पेपर में आने लायक सवाल है, ठीक है, पेपर में आने लायक सवाल है। अब डिस्प्लेसमेंट इज measured using पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम से हम डिस्प्लेसमेंट को मेजर करते हैं। कैसे करते हैं? हमें भी ट्राई करते हैं, ठीक है। अभी हम सवाल देखते हैं, फिर तुम्हें समझ में आएगा। मान लो मैंने बोला एन ऑब्जेक्ट स्टार्टेड फ्रॉम ओरिजिन and walk 40 meter in north, then takes a turn and walks 30 meter toward west. Find its displacement. ठीक है, क्या बोला उसमें कि एक ऑब्जेक्ट है, वो ओरिजिन से चलना स्टार्ट हुआ और 40 मीटर नॉर्थ में गया और 30 मीटर कहां पर गया? वेस्ट में गया। उसका डिस्प्लेसमेंट बताओ। क्लियर है? ये हमारा ओरिजिन हो गया। याद रखना, ऊपर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, याद रखना, ठीक है। ओरिजिन से चलना स्टार्ट करा और 40 मीटर नॉर्थ में गया। कितना गया? 40 मीटर। 40 मीटर उसका डिस्टेंस है, ठीक है। अभी क्लियर है? उसने टर्न लिया और वेस्ट में गया कितना? 30 मीटर। कितना गया? 30 मीटर। क्लियर है? यानी ऑब्जेक्ट ने हमारे यहां से चलना स्टार्ट करा और फाइनल यहां पहुंच गया। इसके बीच में आप एक लाइन खींचो, ठीक है, ऐसे, और यही तुम्हारा क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। यही क्या है? अब सर मेजर कैसे करें? अगर तू गौर से देखेगा तो ये हाइपोटेनियस है, इसको अभी के लिए मैं एस बोल देता हूं। क्या बोल देता हूं? एस। हमारा पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। परपेंडिकुलर हो गया 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, एच का क्या आ गया? स्क्वायर आ गया। एच यानी कि एस की बात चल रही, एच को मैंने एस माना, तो एच स्क्वायर बराबर 1600 प्लस 900, एस स्क्वायर बराबर 2500, एस बराबर 50 मीटर। यानी कि उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? 50 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 50 मीटर। तो इस सवाल के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बेटा? 50 मीटर हो जाएगा। और अगर वो डिस्टेंस पूछ ले तो पहले 40 चला और फिर 30 चला, तो 40 प्लस 30 कितना हो जाएगा? 70 मीटर। उम्मीद है बेटा सभी को समझ में आ रहा होगा, अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। गौर से अगर तुम पूरे क्या बोलते उसको, फोकस से देखोगे ना, तो तुम्हें सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। अच्छा पढ़ाता हूँ मैं, आई नो, आई एम अंडरस्टैंड, अच्छा टीचर, ठीक है। चलो अब मेरी बात सुनो गौर से। इस सवाल में उसने कहा था कि ओरिजिन से चला, घुमा फिरा, ऐसा हुआ। ये तो बहुत ही बेसिक सवाल हो गया ना, के बराबर उम्मीद है पेपर में आने की। लेकिन पेपर में क्या सवाल आ सकता है मैं तुम्हें बताता हूं, इसी से थोड़ा सा मिलता जुलता, ठीक है। उसने बोला कि एन एरोप्लेन स्टार्टेड फ्रॉम ओरिजिन। देखो स्टार्ट तो ओरिजिन से ही करेगा, और नहीं भी कर रहा है तो तुम्हें ओरिजिन से ही करना है। एंड राइट्स या रन्स टुवर्ड्स नॉर्थ फॉर 600 मीटर। 600 मीटर तरफ वो नॉर्थ में चला, ठीक है। देन टेक्स अ टर्न एंड runs
800 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट एंड देन फ्लाइज अपवर्ड 1000 मीटर, फाइन डिस्प्लेसमेंट। अब क्या करेंगे सर, अब तो ये ऊपर उड़ गया, कोई बात नहीं, हम इसके भी ऊपर उड़ जाएंगे क्योंकि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, हमें सब कुछ आता है। बड़ा ही आसान सवाल। अगर हम शुरुआत करें तो बिल्कुल यहाँ से पहले नॉर्थ में गया सर, नॉर्थ में कितना चला, नॉर्थ में चला भाई साहब हमारे 600 मीटर, ठीक है। उसके बाद वो कहाँ गया, ईस्ट तरफ गया, 800 मीटर ईस्ट में चला, यानी इस तरफ कितना चला, 800 मीटर चला, ठीक है सर। अब क्या करें, अब उसने क्या बोला, एंड फ्लाइज अपवर्ड, सर ऊपर उड़ गया, ये कैसे पॉसिबल, यानी कि पहले वो ऐसे चला फिर मुड़ा और वो बाहर की तरफ आ गया। अपवर्ड्स का मतलब क्या, अगर इस बोर्ड को मैं सुला दूं, समझना, अगर हम ग्राउंड पे बात करें तो पहले हम जैसे मान लो कि क्या मानोगे कहीं कुछ, ये मान लो ग्राउंड, पहले नॉर्थ की तरफ चला फिर ईस्ट की तरफ चला, यानी कि वो यहां से चलना स्टार्ट करा, समझना मेरी बात अच्छे से, यहां से चलना स्टार्ट करा, पहले ऐसा चला फिर ऐसा चला और ऊपर उड़ गया, यानी चलना यहां से स्टार्ट करा और यहां पहुंच गया, समझ में आया, मतलब बाहर खींच गया वो। जैसे मान लो कि ये 1000 मीटर है तो यहां चला, यहां आ गया, सॉरी यहां आ गया, तो यहां से चलना स्टार्ट करा और यहां आ गया, यानी कि अगर मैं इन दोनों के बीच में एक लाइन खींच दूं तो मुझे डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। सर ये कैसे निकालेंगे, देख अगर तू गौर से देखेगा तो यहां पर अगर मैं डिस्प्लेसमेंट निकाल लूं सबसे पहले तो क्या आ जाएगा, 800 का स्क्वायर प्लस 600 का स्क्वायर, सॉल्व करना तुम्हारा आंसर आ जाएगा 100 मीटर, कितना आ जाएगा, सॉरी 1000 मीटर, कितना आ जाएगा, यानी ये जो लेंथ है 800 और 600 की कितनी आ जाएगी, 1000 मीटर आ जाएगी, क्लियर है। और सर ये निकाल लो जो उसने दिया 1000 मीटर, यहां से सर अगर मैं एक लाइन खींचूंगा तो ये भी एक मेरा पाइथागोरस बन रहा है, हाँ सर समझ में आया थोड़ा बहुत, सर ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस, ठीक है। यानी कि अब जो तुम्हारा दूसरा वाला ट्राइंगल है, जो दूसरा ट्राइंगल है उसमें परपेंडिकुलर कितना हो गया 1000, जो तुमने निकाला है ये इसके लिए हाइपोटेनियस था, लेकिन दूसरे वाले ट्राइंगल के लिए क्या बन गया, परपेंडिकुलर बन गया। और सर बेस भी कितना हो गया 1000 मीटर, क्यों, क्योंकि सर उसने दिया है 1000 मीटर सामने चला, कितना चला 1000 मीटर सामने चला, सर हम ट्राइंगल लगा लेंगे तो वापस से सर 1000 का स्क्वायर प्लस 1000 का स्क्वायर, सॉल्व करोगे तुम्हारा आंसर आएगा कितना, 1000√2, 1000√2, ये है उसका डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं, पहले वाले जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट चल रहा है उससे एक हाइपोटेनियस निकाल लो, उसको परपेंडिकुलर मान लो, एक डिजिट वो तुम्हें देगा जितना उसने ऊपर उड़ाया उसको बेस मान लो और उन दोनों से वापस से हाइपोटेनियस निकाल लो। इतना अगर समझ में आया, फिर एक जुगाड़ बताता हूं, कुछ मत करो, ये वाला फॉर्मूला लगाओ, अंडर रूट जो जो दिया सबका, 600 का स्क्वायर, उसके बाद 800 का स्क्वायर, उसके बाद 1000 का स्क्वायर, तीनों का एक साथ स्क्वायर निकाल दो तो भी तुम्हारा आंसर आ जाएगा। देखो अपन चेक कर लेते हैं, ठीक है। 600 का स्क्वायर हो जाएगा 36 00 00, 64 00 00, एक का ये 00 00 और 00, क्या आंसर आया देख, 2 00 00 00 अंडर रूट के अंदर, 2 जीरो से एक बार, 2 जीरो से एक बार, 2 जीरो से एक बार, तो कितना आ गया 1000 बाहर हो गया और अंदर क्या बच गया, अंडर रूट 2। सर ये तो सेम आंसर आ गया तो इतना झमेला क्यों करना है, हमें समझ में आना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, हमें ये चीज समझ में आना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। भाई समझ के तो ये आंसर है, लेकिन सर हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, 11वीं 12वीं की तैयारी तो कर नहीं रहे, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, तीनों का एक साथ अंडर रूट के अंदर लेंथ ब्रेथ और हाइट, समझ में आ रहा है, लेंथ ब्रेथ और हाइट, यानी तीनों डायरेक्शन का एक साथ स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट से बाहर करेंगे, फाइनल आंसर वही तुम्हारा आंसर होगा डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है मेरी बात, आसान है, लेंथ ब्रेथ और हाइट, लॉन्गेस्ट डायगोनल का जो फॉर्मूला होता है लेंथ ब्रेथ और हाइट, उसी को हम निकालेंगे। यानी कि ये समझो कि तुम रूम के एक कॉर्नर से ऊपर वाले कॉर्नर का निकाल रहे हो, यानी पहले ऑब्जेक्ट ऐसे चला, तुम जिस रूम में बैठो उसके एक कोने को पकड़ो, पहले ऑब्जेक्ट इस दीवार तरफ चला, फिर सीधे गया और फिर ऊपर उड़ गया, यानी ऊपर छत के एक कोने से नीचे जमीन का एक कोने को जोड़ दो, ये उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। पहले हमने इन दोनों से नीचे वाला निकाल लिया जो जमीन से जमीन चल रहा है, वो वाला हमने दिया था परपेंडिकुलर और बेस को मानने हमने तीनों का हाइपोटेनस निकाल लिया। क्लियर है, आसान चीज है, समझ में आएगी तुम्हें, क्लियर है मेरी बात, चलो।
अब तुम्हें मैं एक चीज याद दिलाता हूं और वो चीज याद रखना, ठीक है। देखो तुम अगर और मगर में अंतर समझो। इफ और देन, कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा। इफ और देन का मतलब क्या होता है कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा। क्या कि अगर फैजान सर आए तो हम फिजिक्स पढ़ेंगे, तो अगर मान लो मैं आया ही नहीं तो फिजिक्स पढ़ोगे नहीं, बात खत्म। यानी इफ की कंडीशन अगर ट्रू हो रही है तो हम चेक करेंगे कि देन की ट्रू हो सकती है या नहीं हो सकती। क्लियर है? मैं तुम्हें 4 लिख रहा हूं, ये चारों ट्रू है। इफ डिस्टेंस बराबर 0, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर कितना आ गया 0, देन डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा 0 होगा। ट्रू है? बिल्कुल ट्रू। जब ऑब्जेक्ट चला ही नहीं तो कौन सा डिस्टेंस और क्या डिस्प्लेसमेंट? भाई डिस्प्लेसमेंट होने के लिए डिस्टेंस होना बहुत जरूरी। अब अगर हमारा ऑब्जेक्ट चला ही नहीं तो डिस्टेंस कितना हो गया 0, डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो गया 0। क्लियर है मेरी बात? बी, इफ डिस्टेंस इज नॉट 0, अगर डिस्टेंस 0 नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो भी सकता है और डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं भी हो सकता। देख मान ले ऑब्जेक्ट जहां से चलना स्टार्ट करे और वहीं पर आ जाए, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा यहां से चलना स्टार्ट करा था, ये घूमकर वापस यहीं आ जाए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि तब तो इनिशियल भी यही हो गया और फाइनल भी यही हो गया। यानी कि आप बेटा जिस हॉस्पिटल में पैदा हुए अगर उसी हॉस्पिटल में मर जाओ तो तुम्हारे जीवन का डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया बेटा। समझ में आया क्या बोल रहा हूं? अगर आप जिस हॉस्पिटल में पैदा हुए और उसी में अगर आप खत्म हो जाओ तो जीवन का डिस्प्लेसमेंट क्या 0, जे सो। ठीक है, चलो समझ में आया? नहीं 0 हो सकता हो नहीं हो 0, कुछ ना कुछ चलाओ तो हम डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे। तीसरा, इफ डिस्प्लेसमेंट इज 0, अब अगर डिस्प्लेसमेंट 0 तो डिस्टेंस 0 हो भी सकता है और डिस्टेंस 0 नहीं भी हो सकता है। मान लो ऑब्जेक्ट चला ही नहीं तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0, तो चला ही नहीं तो डिस्टेंस भी 0। या हो सकता हो चलाओ लेकिन वापिस अपनी जगह पर आ गया हो तो डिस्टेंस नॉट 0 भी हो सकता है। और डी ऑप्शन, अगर डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं है मतलब ऑब्जेक्ट चला है, अगर डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं है तो ऑब्जेक्ट चला है, और अगर ऑब्जेक्ट चला है तो डिस्टेंस 0 कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, चारों पॉइंट हमें याद होना चाहिए, चारों पॉइंट हमें याद होना चाहिए। ठीक है, चलो एक सवाल और करते हैं हम। ठीक है, आसान सवाल है, यही करा दो, चलो यही कर लेते। एन एथलीट completes 1 round of circular track of radius r। जरूरी थोड़ी ना वो सीधे सीधे थोड़ा वो गोलू गोलू भी तो घुमा सकता है बेटा। रेडियस r in 80 सेकेंड। What will be distance and what will be distance and displacement after कितना देर का वो भी देख लेते हैं। आफ्टर 4 मिनट 40 सेकेंड, 4 मिनट 60 सेकेंड मान लो, यानी कि 5 मिनट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? 5 मिनट की। ठीक है, आसान सवाल है। देख मान लो कि हमारे पास ये एक सर्कुलर ट्रैक, ठीक है, समझ, उसकी रेडियस कितनी दे रही, उसने आर दे रही, रेडियस कितनी दे रही आर, और ये भी कितना हो जाएगा आर। यहां से तुमने दौड़ना है स्टार्ट। ठीक है, अब उसने क्या बोला कि 80 सेकेंड में, 80 सेकेंड में ये हमारा भैया एक राउंड लगा के वापस अपनी जगह आ जाता है, एक राउंड लगा के वापस अपनी जगह आ जाता है। क्लियर है मेरी बात? 80 सेकंड में एक राउंड लगा के वो वापस अपनी इनिशियल जगह पे आ जाता है। क्लियर है? उसने बोला 4 मिनट 60 सेकंड, यानी कि 5 मिनट की बात कर, 5 मिनट में वो ऑब्जेक्ट कितना चलेगा। 5 मिनट को हम सबसे पहले तो किस में बदलेंगे? सेकंड में बदलेंगे। तो क्या कर देंगे, सेकंड 60 का मल्टीप्लाई
यानी 6 पंजे 3, 300 सेकंड। कितने सेकंड? 300 सेकंड। क्लियर है मेरी बात? डिस्टेंस भी निकालना और डिस्प्लेसमेंट भी निकालना। क्लियर है? देखो पहले राउंड के बाद यानी टी बराबर क्या आ गया? 80 सेकंड। 80 सेकंड में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0। क्यों? क्योंकि वो चलकर वापस अपनी जगह आ गया। लेकिन डिस्टेंस कितना हो जाएगा? कितना चला वो? सर्कल में चला और पूरे सर्कल की बाउंड्री में चला, यानी सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल पर चला है। कहां चला है वो? सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल पर चला है। ठीक है, जब वो एक राउंड पूरा कंप्लीट कर रहा है तो वो सर्कमफेरेंस पर चल रहा है, और सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना होता है? 2 पाई आर। कितना होता है? 2 पाई आर। यानी कि एक राउंड के बाद वो इतना चलेगा। ठीक है, ये पहले राउंड की बात चल रही है। अगर मैं दूसरे राउंड की बात करूं तो टी बराबर क्या आ जाएगा? 160 सेकंड। कितना आ जाएगा? जो 300 के अंदर आ रहा है। इस टाइम भी डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0, और डिस्टेंस वापस से कितना चला वो? 2 पाई आर। ये मैं टोटल की बात नहीं कर रहा हूं। 2 पाई आर पहले राउंड में चला और फिर 2 पाई आर दूसरे राउंड में चला। क्लियर है? अगर मैं थर्ड राउंड की बात करूं तो 240 सेकंड। एस बराबर वापिस से 0 और डी बराबर वापिस से 2 पाई। क्लियर है मेरी बात? अब एक समस्या आ गई, सर अब अगर चौथा राउंड कंप्लीट होगा तो टी बराबर कितना होगा? 8 16 24 32 320, जो कि पॉसिबल नहीं, वो 300 सेकंड के बाद पूछ रहा है। तो सर हमें 320 तो नहीं लेना पड़ेगा, हम 80 को थोड़ा सा तोड़ते। देख अगर वो पूरा राउंड 80 सेकंड में चल रहा है तो उसको यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगेगा? देख यहां से यहां, कलर ही समझ नहीं आ रही है, अलग अलग। यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगेगा? 40 सेकंड। तो यहां से यहां जाने में कितना लगेगा? 20 सेकंड। कितना लगेगा? 20 सेकंड। हमारे पास कितना समय बचा 240 सेकंड के बाद? 60 सेकंड। यानी कि अगले 60 सेकंड में वो इंसान यहां से चलेगा तो 20 में यहां पहुंचेगा, 40 में यहां पहुंचेगा और 60 में यहां पहुंच जाएगा, यहां पर बराबर सेंटर में। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? समझ में आई क्या बोल रहा हूं मैं? अब डिस्प्लेसमेंट कुछ ना कुछ होगा, यानी कि t बराबर 300 सेकंड पर, जो कि उसने पूछा है, t बराबर 300 सेकंड पर यहां से चलना स्टार्ट करा था, ये डिस्टेंस r है, और यहां पर वो पहुंच गया, ये भी डिस्टेंस r है, ये उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? r का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर बराबर 2r का स्क्वायर। तो s बराबर क्या आ गया? √2r। कितना आ गया? r√2 √2r, यानी कितना आ गया? √2r। क्लियर है मेरी बात? डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि देख चलना यहां से स्टार्ट करा था शुरुआत में, और 300 सेकंड के बाद वो यहां पहुंच गया। मतलब ये डिस्टेंस भी आर क्योंकि रेडियस है, और ये डिस्टेंस भी आर क्योंकि रेडियस है, और रेडियस को सॉल्व करा तो हमारा आंसर क्या आ गया? √2r। क्लियर है? लेकिन झमेला डिस्टेंस में फंस गया। तो डिस्टेंस में कितना चला? पूरा चलता तो 2 पाई आर चलता, वो इसका कितना चला? 3/4 चला है। कितना चला? 3/4। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? यहां तक तो पाई आर चलेगा और फिर पाई आर बाई 2 चलेगा। आ रहा समझ में? तो 3 पाई आर बाई 2 चलेगा, यानी क्या चलेगा? 2 पाई आर का 3/4 चला है। वो कितना चला है? 3/4। तो इससे मर जाएगा 2 बार। तो आंसर क्या आ गया हमारा? यहां सोल्व कर रहा हूं। ठीक है, आखिरी में आखिरी वाले राउंड का डिस्टेंस कितना आ गया? देख 2 पाई आर पूरा चलता और ये उसका 3/4 चला, इससे मर जाएगा 2 बार। तो आंसर क्या आ गया हमारा? 3 पाई आर बाई 2। ये लास्ट राउंड में चला। टोटल कितना चला? पहले राउंड में 2 पाई आर चला, फिर अगले राउंड में 2 पाई आर चला, फिर अगले राउंड में 2 पाई आर चला, और फिर अगले राउंड में कितना चल गया? वो 3 पाई आर बाय 2। क्लियर है? 2 2 4 2 6, तो क्या आंसर आ जाएगा? 6 पाई आर प्लस 3 पाई आर बाई 2। सॉल्व कर लेके 6 दूनी 12 और 3 15, 15 पाई आर बाई 2 एलसीएम लेके सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नॉर्मली अगर बात करी जाए तो 6 तक तो यहाँ चला, फिर 1 पाई आर और चला तो 7 पाई आर हो गया, और आधा चला तो 7.5 पाई आर। कितना आंसर आ गया हमारा? 7.5 पाई आर। आसान सवाल है, घबराना नहीं है बिल्कुल। एक बार और समझते हैं। एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस आर इन 80 सेकंड। एक रेडियस आर में 80 सेकंड में कंप्लीट कर रहा है। व्हाट विल बी डी एंड एस, यानी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 4 मिनट 60 सेकंड, यानी कि 5 मिनट। ठीक है, 5 मिनट को जब हमने सेकंड में निकाला तो हमारा आंसर क्या आया था? 300 सेकंड। कितना आया था? 300 सेकंड। हमने सॉल्व करा कि सर वो एक चक्कर जब लगा के आ रहा तो उसको 80 सेकंड लग रहे, और 80 सेकंड में वो वापस अपनी जगह आ रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। लेकिन क्योंकि वो सर्कल के सर्कमफेरेंस पर दौड़ रहा है तो उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2 पाई आर हो जाएगा। क्लियर है? फिर से दौड़ा तो 160 सेकंड हो गया, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, डिस्टेंस 2 पाई आर वापिस चला, फिर 240 सेकंड हो गया, डिस्प्लेसमेंट फिर 0 हो गया, डिस्टेंस फिर 2 पाई आर चला। अब हमारे पास 60 सेकंड बचे थे। सर अगर उसको कंप्लीट होने में
अगर उसको कंप्लीट करने में 80 लग रहे तो आधा चलने में 40 लगेंगे और उसका आधा चलने में 20 लगेंगे। सर हमारे पास 60 सेकंड थे तो पहले 20 में यहाँ, फिर 40 तक यहाँ और 60 तक यहाँ, यानी कि सर ये और ये हमारा आर और आर हो गया। हमने ये सॉल्व कर लिया, हमारा डिस्प्लेसमेंट निकल गया। डिस्प्लेसमेंट हमारा सर पाइथागोरस से सॉल्व कर लिया, अंडर रूट 2r निकल गया। डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो सर 2πr पहले चला, फिर 2πr पहले चला, फिर 2πr पहले चला, इन तीनों का मिला के हमारा आंसर आ गया था 6πr। इन तीनों को मिला के हमारा आंसर आ गया था 6πr। सर आखिरी में वो 2πr का 3/4 चला, कितना चला सर 3/4 चला, यानी कि 1/4 कम चला। तुमने एक में से 1/4 घटा दिया, 3/4 आया, 3/4 से मल्टीप्लाई करा, हमारा आंसर कितना आया 3πr/2। 6 में सर हमने 3πr/2 जोड़ दिया, ये रहा 6πr + 3πr/2, हमारा आंसर आ गया 15πr/2। हमारा डिस्टेंस भी आ गया और हमारा डिस्प्लेसमेंट भी आ गया। क्लियर है मेरी बात? जब तुम ऑप्शन मिलेंगे तो तुम्हें ऐसा मिलेगा कि एक में डिस्टेंस सही है, डिस्प्लेसमेंट गलत है, एक में डिस्प्लेसमेंट सही है, डिस्टेंस गलत है, एक में दोनों गलत और एक में दोनों सही है। हमें कौन सा लगाना बेटा? जो हमारा आंसर निकले दोनों सही वाले। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बराबर √2πr और डिस्टेंस बराबर 15πr/2। चलो चलते हैं, अपन आएंगे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की कथा खत्म हो गई, बाकी सवाल अपन बाद में करेंगे इसके। ठीक है, चलो अब हम पढ़ेंगे स्पीड के बारे में। किसके बारे में? स्पीड के बारे में। व्हाट डू यू मीन बाय स्पीड? क्या बोलेंगे हम स्पीड को? व्हाट डू यू मीन बाय स्पीड? ठीक है, क्या मतलब स्पीड से हम सभी को पता है कि सर अपन कितने तेज चल रहे हो, लेकिन हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तुम स्पीड को डिफाइन कैसे करोगे कि व्हाट डू यू मीन बाय स्पीड? स्पीड को कैसे डिफाइन करोगे कि स्पीड होती क्या है? सर पता तो हम सबको है कि स्पीड क्या होती है, लेकिन सर हम डिफाइन नहीं कर पाते। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ पर्टिकुलर टाइम, क्या बोल रहा हूं? डिस्टेंस ट्रेवल इन पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड स्पीड। हमें बचपन से एक फॉर्मूला याद है सर, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब मैं तुझे यूनिट्स निकालना सिखाऊंगा कि यूनिट्स याद कैसे रखना। सर थोड़ा सा मतलब समझा दो। जैसे मान लो ये झंडूबाग है, ये एक रोड पर चल रहा है, ठीक है, ये t बराबर 0 पर यहाँ था और t बराबर 10 में यहाँ पहुंच गए, 10 सेकंड में वहां चले गए। ठीक है, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 120 मीटर। कितना है? 120 मीटर। मान लेते हैं हम 120 मीटर ये 10 सेकंड में चल गया। बताओ इसकी स्पीड क्या है? तो देखो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, हाँ या ना? अच्छा एक बात याद रखना, स्पीड को हम v से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? v से लिखते हैं, s से नहीं लिखते। ठीक है, वेलोसिटी को भी v से लिखते हैं। सर दोनों में अंतर बताऊंगा। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर है मेरी बात? डिस्टेंस कितना चला वो? 120 मीटर। टाइम कितना लिया उसने? 10 सेकेंड। सर जब हमने सॉल्व करा तो हमें दो चीजें मिली सर, हमें यूनिट भी मिल गई, 0 से 0 मर गया, तो आंसर क्या बचा? 12। आंसर क्या बचा? 12। और सर ऊपर बचा मीटर और नीचे बचा सेकेंड। तो यहीं से फॉर्मूले से निकल जाएगा कि स्पीड की यूनिट क्या हो जाती है हमारी। स्पीड की यूनिट क्या हो जाती है? देख हम डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं? मीटर में करते, और टाइम को किस में मेजर करते? सेकंड में करते। तो डिस्टेंस की यूनिट क्या निकल गई? मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड क्या यूनिट निकल गई बेटा? मीटर पर सेकंड। स्पीड की यूनिट क्या निकल गई? मीटर पर सेकंड। क्लियर है मेरी बात? मीटर पर सेकंड। ठीक है, मीटर पर सेकंड हमारी यूनिट निकल गई। ठीक है, बस इतना। अगर वो एवरेज स्पीड की बात करें, किसकी बात करें? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हम समझते हैं एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है। ठीक है, यानी डेल्टा वी बराबर डेल्टा डी अपॉन में डेल्टा टी। वी बराबर डी बाई टी। ठीक है, एवरेज में इंस्टेंटेनियस और अपन एवरेज अभी एक ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, एवरेज स्पीड का मतलब क्या हो सकता? क्या ये बराबर पूरे 12 मीटर पर सेकंड से चला? क्या हर पॉइंट पर 12 मीटर पर सेकंड से चल रहा था? नहीं, हो सकता है t बराबर 0 से लेके t बराबर 4 सेकंड तक 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा हूं। मे बी पॉसिबल, हाँ या ना? t बराबर 4 से लेके t बराबर 8 तक हो सकता है ये 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा हूं। पॉसिबल तो वो भी है। ठीक है, और हो सकता हो ये अगले 10 सेकंड में t बराबर 8 से लेके t बराबर 10 सेकंड तक कितनी स्पीड से चल रहा हो? ये 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा हो। मे बी पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, अलग अलग स्पीड से चल रहा था वो,
लेकिन हमने देखा कि सर टोटल डिस्टेंस कितना चला हो 10 सेकंड में 120 मीटर चला और टोटल टाइम कितना लगा सर उसको 10 सेकंड लगे। यानी कि औसत ये मान लो कि अगर एक इंसान ऐसे चले और दूसरा इंसान हर 1 सेकंड में 12 मीटर चलेगा तो भी वो दोनों बराबर टाइम पे पहुंचेगा। एवरेज का मतलब समझ में आ रहा है कि एवरेज से हमें ये मतलब नहीं है कि वो बीच में कैसा चला, हमें ये देखना है कि टोटल शुरुआत से लेकर एंड तक वो कितना चला और कितने समय में चला। यानी एवरेज मतलब कि एक औसत, ठीक है। जैसा अपन नहीं बोलते कि यार हमें यहां से यहां जाने में 2 घंटे लगे, अब ऐसा तो नहीं 2 घंटे लगातार हम एक ही स्पीड से चले, हमने ब्रेक भी लगाया, हम चाय पीने भी रुक गए थे सर फिर हमारा मन हुआ हम थक गए थे तो हमने 10 मिनट का ब्रेक भी ले लिया था, पॉसिबल है। लेकिन हाँ 2 घंटे लगे और 100 किलोमीटर था तो 1 घंटे में हम 50 किलोमीटर चले सर, जरूरी थोड़ी ना। लेकिन औसत कितना आएगा, टोटल डिस्टेंस 100 किलोमीटर, टोटल टाइम 2 घंटा, तो किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कितना 50 किलोमीटर पर आवर। लेकिन हो सकता है कहीं पर आप रुके हो तो आप 0 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हो, कहीं आप 100 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हो, ठीक है। तो एवरेज क्या बताता है कि ऑन एन एवरेज मतलब, और एवरेज क्या बताते हैं कि लगभग आप कितने से चलो हर सेकंड, ठीक है, याद रखना, ठीक है। चलो अब अगला जो टॉपिक आता है वो आता है वेलोसिटी। अगला क्या पढ़ते हैं हम, वेलोसिटी, ठीक है। चलो अगला क्या पढ़ेगा, वेलोसिटी। वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है, चलो अभी नहीं बता रहा मैं, इतना याद रखो, स्पीड प्लस डायरेक्शन, स्पीड प्लस डायरेक्शन, समझ में आया। अब हम वापिस पीछे आते, यूनिट के साथ हमें याद रखना है कि जो स्पीड है वो कैसी क्वांटिटी है बेटा, स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। यानी स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड देखा जाता है, क्या देखा जाता है, मैग्नीट्यूड देखा जाता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं, डेफिनेशन वही है वापस से, क्या कि वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जब भी हम स्पीड की बात करेंगे तो हम डिस्टेंस की बात करेंगे, और जब हम वेलोसिटी की बात करेंगे तो हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। क्लियर है मेरी बात। तो यहां से अगर मैं एवरेज वेलोसिटी लिखना चाहूं, क्या लिखना चाहूं, सेम है बेटा स्पीड और वेलोसिटी, बस डायरेक्शन का अंदर। तो यहां पर क्या आ जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। यानी यहां का डेल्टा वी क्या आएगा, डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा टी। और वहां पर हमने क्या लिखा था, कहां लिखा था, डी बाई टी। समझ में आ रहा है। दोनों में एक और अंतर बता रहा हूं, जब आप स्पीड लिखोगे तो आप सिर्फ v लिखोगे, जब आप ये करोगे तो आप ऊपर एरो लगाओगे। एरो ये बता रहा है कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी, यानी वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। दूसरी चीज, एवरेज वेलोसिटी इज ऑलवेज स्मॉलर और ग्रेटर देन एवरेज स्पीड। हाँ क्यों, क्योंकि डिस्टेंस बड़ा होता है, डिस्प्लेसमेंट बड़ा होता है, तो वहीं से एवरेज स्पीड बड़ा होगा और वेलोसिटी क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। ये 0 हो सकता है बट ये 0 नहीं हो सकता इफ डिस्टेंस इज नॉट 0। अगर डिस्टेंस 0 नहीं है यानी ऑब्जेक्ट चला तो एवरेज वेलोसिटी 0 हो सकती है। क्यों हो सकता है, आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, आपका डिस्प्लेसमेंट 0, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया, तो 0 हो गई एवरेज वेलोसिटी। लेकिन स्पीड में क्या आता है, डिस्टेंस आता है, तो एवरेज डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकती, कि एवरेज स्पीड कभी भी 0 नहीं हो सकती, ठीक है, याद रखना है चीज। अब मैं तुम्हें 2-3 चीजें और बताता हूं। क्या, जब हम एवरेज वेलोसिटी की बात करें, तो हम इस केस में 3 फॉर्मूले पढ़ेंगे, ठीक है। कितने फॉर्मूले पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी, डिस्टेंस एक्सपेरिमेंट करा। अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, एवरेज वेलोसिटी को और अच्छे से पढ़ेंगे, 3 फॉर्मूले पढ़ेंगे, उस पर कुछ सवाल करेंगे और फिर आगे चलेंगे एक्सेलरेशन पढ़ेंगे। क्लियर है मेरी बात, ठीक है। ठीक है मेरी बात। तो आज के लिए इतना बहुत है, टाइम हो गया, ठीक है। चलो अगले लेक्चर में एवरेज वेलोसिटी को और अच्छे से पढ़ेंगे, 3 फॉर्मूले बताऊंगा मैं, टोटल डिस्टेंस मतलब हाफ डिस्टेंस फॉर्मूला, हाफ टाइम फॉर्मूला और एक जनरल फॉर्मूला, ठीक है। चलो आज के लिए इतना काफी है। अच्छे से कुछ डाउट हो तो नीचे कमेंट करके हमें बता देना कि सर इतने मिनट पर या फिर इस स्लाइड पर या नंबर चलते हैं, इस स्लाइड पर सर ये वाला डाउट है, ठीक है बेटा। तो या तो आपको हम कमेंट सेक्शन में बता देंगे या आपके पास इधर नंबर दिख रहा होगा, चलो कोई ना, यहाँ आपको नंबर दिख जाएगा, ठीक है। आपको हम नंबर बता देंगे, पैरामाउंट एकेडमी आप गूगल पे सर्च करके टेक्स्ट कर सकते हो, हम आपको बता देंगे, वरना कोशिश करेंगे हम आपको यूट्यूब पर ही बता दें, ठीक है। चलो आज के लिए इतना काफी, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ते रहना।